Hello everyone, welcome back to the first session on the NISM certification examination, and we are going to discuss about the chapter number 1 which is called as basics of derivatives. तो आज हम basics of derivatives के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, तो एग्जैक्टली ये डेरिवेटिव्स होता क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डेरिवेटिव्स एक्चुअली आपको किस तरीके से इसको याद रखना है, बिकॉज अगर आप बुक्स में देखेंगे तो काफ़ी एक्सप्लेनेशन जो दिया है वो थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो सबसे पहले देखो डेरिवेटिव्स मतलब इट इज़ बीन डिराइव्ड। ठीक है, ये डेरिवेटिव्स क्या है, ये डिराइव्ड हुआ है। कहाँ से डिराइव्ड हुआ है वो आपको याद रखना है। कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? डेरिवेटिव्स बेसिकली डिराइव्ड हुआ है एक अंडरलाइंग असेट से। अंडरलाइंग असेट, ठीक है, अंडरलाइंग असेट से डेरिवेटिव्स डिराइव्ड हुआ है। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल से ये समझाऊँ कि बेसिकली डेरिवेटिव्स अंडरलाइंग असेट से डिराइव्ड हुआ है का मतलब क्या है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, देखो एप्पल, ठीक है, एप्पल क्या है? अंडरलाइंग असेट है। एप्पल है अंडरलाइंग असेट, अंडरलाइंग असेट, ठीक है, एप्पल अंडरलाइंग असेट है। और जब हम एप्पल से हम क्या बनाएंगे? एप्पल जूस बनाएंगे। जब हम एप्पल से एप्पल जूस बनाएंगे, ठीक है, तो वो आपका डिराइव्ड प्रोडक्ट है। वो आपका क्या है? इट्स अ डिराइव्ड प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। डेरिवेटिव्स बेसिकली डिराइव्ड प्रोडक्ट है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो डेरिवेटिव्स का सिंपल एग्जांपल या सिंपल मतलब मैंने आपको बताया। डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ प्रोडक्ट whose value is derived from the value of some other asset known as underlying। तो डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होती है वो किसी और असेट के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स आर बेस्ड ऑन वाइड रेंज ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। तो अब अगर मैं दूसरा आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊँ, फॉर एग्जांपल कि आपको लगता है कि क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल, ठीक है, आपको लगता है क्रूड ऑयल अभी फॉर एग्जांपल ₹500 चल रहा है। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, 500 चल रहा है, एंड आपका जो बिज़नेस है वो क्रूड ऑयल का ही है। आप क्रूड ऑयल लेते हैं, जैसे रिलायंस वही काम करता है ऑयल का। तो अगर हम, तो हमारा बिज़नेस क्या है? क्रूड ऑयल का है। आज रेट चल रहा है ₹500, और हम जिससे भी क्रूड ऑयल लेते हैं, समझो हम लेते हैं ABC, ईरान, इराक, गल्फ़ कंट्रीज़ जो है, गल्फ़ कंट्रीज़, उससे हम लोग लेते हैं। ABC जो है इराक का पर्सन है, और वहाँ से हम लोग क्रूड ऑयल लेते हैं। ₹500 हमको क्रूड ऑयल का रेट भरना पड़ रहा है पर बैरल, हम समझते हैं। लेकिन हमको लगता है कि क्रूड ऑयल का जो रेट है ना, फ्यूचर में 500 से ये बन जाएगा ₹1000। कितना बन जाएगा? 500 से ₹1000 बन जाएगा। तो हमको लग रहा है ऐसा कि रेट बढ़ जाएगा। तो हमने क्या किया? हमने ABC से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। हमने ABC को बोला कि अगले 1 साल तक मैं तेरे से क्रूड ऑयल लूँगा 5000 बैरल। ठीक है, 5000 बैरल मैं तेरे से क्रूड ऑयल लूँगा, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट मैं आज ही साइन कर लेता हूँ, और वो कॉन्ट्रैक्ट में मैं तुझे ₹500 ही दूंगा अगले 1 साल में। अगर रेट ₹500 रहा तो भी मैं तुझको ₹500 दूंगा, अगर रेट ₹1000 रहा तो भी मैं तुझको रेट ₹500 दूंगा। लेकिन ABC क्या कहता है? ठीक है, तुम मुझसे ₹500 का कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हो, लेकिन अगर रेट ₹500 से ₹200 हो गया तभी भी तुमको ₹500 ही देना पड़ेगा, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। बिकॉज एक पर्सन जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका एक अजम्पशन है कि रेट फ्यूचर में बढ़ेगा। तो सिमिलर अजम्पशन सामने वाले पर्सन का भी है कि रेट फ्यूचर में घट भी सकता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है इनके बीच में, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है इनके बीच में, इसी को हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो डेरिवेटिव्स क्या है? बेसिकली डेरिवेटिव्स एक कॉन्ट्रैक्ट है और अ प्रोडक्ट whose value is derived from the value of some other asset known as underlying। Derivatives are based on wide range of underlying assets। तो बहुत सारे underlying assets होते हैं। जैसे कि अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। देखो फाइनेंशियल असेट्स सबको पता है। फाइनेंशियल असेट्स में क्या इंक्लूड होता है? शेयर्स, बॉन्ड्स एंड फॉरेन एक्सचेंज। एनर्जी रिसोर्सेस में क्या इंक्लूड होता है? ऑयल, गैस, कोल, इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, निकल। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में क्या इंक्लूड होता है? व्हीट, शुगर, कॉफ़ी, कॉटन, पल्सेस। तो ओवरऑल ये
जितने भी असेट्स आपने यहाँ पे देखे हैं, जितने भी, ये जैसे फाइनेंशियल असेट्स है, कुछ एनर्जी रिसोर्सेस है, कुछ हमारे मेटल्स है, कुछ हमारे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ है, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, हम सामने वाले पार्टीज़ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ जाते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स का होता है, मतलब फ्यूचर में रेट बढ़ेगा या फ्यूचर में रेट कम होगा, आइदर रेट बढ़ेगा या आइदर रेट कम होगा। और इसी को हम डेरिवेटिव्स का एक प्रोडक्ट कहते हैं विच इज़ कॉल्ड एज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स हम क्या कहते हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो यही फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है। तो आई होप कि आपको डेरिवेटिव्स का मतलब समझ में आया होगा। डेरिवेटिव्स का जो वैल्यू है, डेरिवेटिव्स का जो साइज़ है, डेरिवेटिव्स एक कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली, और उस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो किसी और असेट पे डिपेंड होती है। दैट इज़ कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये है हमारा बेसिक चीज़ डेरिवेटिव्स के बारे में हमने जो पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं ताकि आपको ओवरऑल एक हिस्ट्री के बारे में भी पता चले। ये थोड़ा सा थियोरी है, ये आप अपने बेस पे एक बार अगर पढ़ोगे तो दैट विल बी बेटर। देखो, डेरिवेटिव्स मार्केट की अगर हिस्ट्री की बात करें तो काफ़ी पुरानी है। 12th सेंचुरी में सेलर्स क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे फ्यूचर डिलीवरी यूरोप कंट्री में, ठीक है। 13th सेंचुरी में मल्टीपल एग्जांपल्स है ऐसे सच कॉन्ट्रैक्ट्स के, मोनेस्ट्रीज के बारे में है। एंड जहाँ पे अगर हम बात करें तो 20 ईयर्स एडवांस में फॉरेन मर्चेंट्स के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते थे। लेट 17th सेंचुरी में फ्यूचर मार्केट इन राइस वॉज डेवलप इन जापान एंड डोजिमा नियर ओसाका। बेसिकली अगर जापान की बात करें तो जापानीज़ लोग जो है ये राइस का प्रेडिक्शन करते थे एंड उसके लिए वो लोग कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को यूज़ करते थे, जो आजकल ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बेसिकली जापानीज़ लोगों ने जो राइस के प्रेडिक्शंस वो प्राइसेस के प्रेडिक्शंस को करते थे। सिमिलर पार्ट को आज हम टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल स्टिक पैटर्न से यूज़ करते हैं। फिर अगर 1848 की बात करें तो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड फैसिलिटेटेड ट्रेडिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स थे, अभी बेसिकली उसको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को ही हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का नाम देते हैं। फिर 1865 में CBOT लिस्टेड किया, फर्स्ट एक्सचेंज डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट एक्सचेंज कहाँ पे लिस्टेड हुआ था अगर हम बात करें तो 1865 में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, और शिकागो में ये लिस्टेड हुआ था। फिर 1972 में CME इंट्रोड्यूस इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट विच अलाउ ट्रेडिंग इन करेंसी फ्यूचर्स। तो फिर धीरे धीरे कमोडिटीज़ में डेरिवेटिव्स आए, फिर करेंसी फ्यूचर्स भी ट्रेड होने लग गए। फिर धीरे धीरे जैसे फ्यूचर्स आए वैसे फिर फ्यूचर्स के साथ हेज करने के लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट आया विच इज़ कॉल्ड एज ऑप्शंस। तो इसीलिए आजकल FNO लोग कहते हैं। FNO इज़ व्हाट? FNO का मतलब होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फिर 1975 से 77 CBOT इंट्रोड्यूस ट्रेजरी बिल फ्यूचर्स एंड ट्रेजरी बॉन्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, बेसिकली ये जितनी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है दिस इज़ प्योरली थियोरी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ डेट्स दिए गए हैं। वैसे तो डेट्स पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में, लेकिन फिर भी आपको इसमें से मेजर चीज़ जो है कि कभी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया गया था वो एक थोड़ा सा आपको एनालाइज करके पढ़ के रखना पड़ेगा, तो दैट विल हेल्प यू। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, तो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आर बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग। तो जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं उसमें वोलेटिलिटी बहुत अप डाउन होती है, तो इसमें हाई वोलेटिलिटी होती है फाइनेंशियल मार्केट्स में। मतलब प्राइस एक झटके में ऊपर जाएगा, प्राइस एक झटके में नीचे आएगा। तो ये जो ऊपर नीचे का प्रोसेस है इसी को कहते हैं वोलेटिलिटी। आप बार बार ये वर्ड मार्केट में हमेशा सुनते हैं कि देर इज़ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इन द मार्केट, और ये वोलेटिलिटी को मेजर करने के लिए इंडियन मार्केट में एक इंडेक्स भी बनाया है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज विक्स। विक्स का मतलब है वोलेटिलिटी इंडेक्स को मेजर करने का इंडेक्स। वोलेटिलिटी को मेजर करने के लिए ये इंडेक्स है जिससे हमको पता चलता है कि बेसिकली मार्केट में कितना वोलेटिलिटी है। देन इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स ग्लोबली। तो फाइनेंशियल मार्केट्स जो हमारे हैं वो ग्लोबली इंटरलिंक है, बिकॉज US मार्केट्स में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, एशियन मार्केट्स में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसका सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट्स पे भी पड़ता है। यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन एज हेल्प इन रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो आप देख ही रहे हो कि कैसे IT की वजह से काफ़ी सारी चेंजेस हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप्ड हुई है। पहले तो हम शेयर्स को जो परचेस करते थे तब हम उसमें से सर्टिफिकेट मिलता था, देन उसके डिविडेंड भी हमको डिविडेंड वारंट के बेसिस पे मिलते थे। आजकल ये सब कुछ प्रोसेस चेंज हुआ है। आपके मोबाइल फ़ोन में आप बाय सेल का बटन दबा के परचेज या सेल कर सकते हो।
नेक्स्ट अगर बात करें तो एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑन सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स टू मैनेज द रिस्क। तो बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट टूल्स भी आ चुके हैं, रिस्क को कैसे मैनेज करना है एक डिटेल में चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंट इनोवेशंस इन डेरिवेटिव्स मार्केट एंड न्यूअर एप्लीकेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो ये बेसिकली दो चीज़ें हमको याद रखनी है कि डेरिवेटिव्स मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं, नए नए इंडेक्सेस के बारे में एक्सपायरीज हो रही है, ऑप्शंस ट्रेडिंग मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर्स में काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे मार्केट को अफेक्ट करती है, फ्यूचर्स मार्केट या हमारे जो मार्केट है उसको अफेक्ट करती है। ठीक है, अगर हम आगे की बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें तो इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट में 1996 में सेबी सेटअप अ कमिटी। बेसिकली आप जानते ही होंगे सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड सेबी इंडिया में एग्जिस्टेंस में कब आया? 1992 में मेजर एग्जिस्टेंस में आया। वैसे तो 1988 में फॉर्म हुआ था, लेकिन 1992 में उनके पास ज़्यादा पावर्स आए। तो 1996 में सेबी ने एक कमेटी एस्टैब्लिश की और वो कमेटी थी डॉक्टर एलसी गुप्ता के अंडर, जो हेड थे उस कमेटी के, और उन्होंने एक प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया इंडिया में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए। तो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग इंडिया में 1996 में फॉर्म हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ बेसिकली, और सेबी ने डॉक्टर एलसी गुप्ता के अंडर एक कमेटी बनाई और वो कमेटी ने पूरे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिए थे फॉर डेरिवेटिव्स मार्केट। 1998 में सेबी सेटअप अ ग्रुप अंडर प्रोफेसर JR वर्मा टू रिकमेंड मेजर्स फॉर रिस्क कंटेनमेंट इन डेरिवेटिव्स। तो रिस्क कितनी होगी डेरिवेटिव्स मार्केट में, वो सारी चीज़ों के लिए फिर से 1998 में फिर से प्रोफेसर JR वर्मा के अंडर भी एक कमेटी बनाई थी और उन्होंने पूरा का पूरा जो रिस्क ओवरऑल लगता है उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर 1999 में सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट अमेंड किया गया और उसमें डेरिवेटिव्स भी इंक्लूड किया गया अंडर द सिक्योरिटीज़ एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर गवर्निंग इट्स ट्रेडिंग। तो पहले सिर्फ इक्विटी ट्रेड होता था, बाद में फिर क्या कर दिया इन्होंने, डेरिवेटिव्स भी ट्रेड कर दिया और 1999 में आया। और 2000 ईयर में द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स स्टार्टेड विद सेबी परमिटिंग BSE एंड NSE टू इंट्रोड्यूस इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट। तो इक्विटी में भी डेरिवेटिव्स इंडियन मार्केट में इन द ईयर 2000 शुरू हुआ। तो 2000 साल में इंडिया में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ। तो ये बेसिक्स है कुछ। तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा? आज के सेशन में हमने पढ़ा कि डेरिवेटिव्स होता क्या है और डेरिवेटिव्स का ओवरऑल हिस्ट्री क्या है, और इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा। फिर अगले सेशन में हम OTC के बारे में पढ़ेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं डेरिवेटिव्स के उसके बारे में पढ़ेंगे। आप इससे रिलेटेड जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नोट्स है वो आप प्रिपेयर कर लीजिए, और मैंने एक PDF अपलोड कर दिया है तो वो भी आपको मिलेगा। तो बेसिकली वो PDF से भी आप और डिटेल में पढ़ पाएंगे। ये मैं शॉर्ट के नोट्स है, तो शॉर्ट में मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ सो दैट आपके बेसिक चीज़ें कवर हो पाए, और लास्ट में सारा कुछ होने के बाद हम MCQs को भी सॉल्व करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। इतना पढ़िए, इतना रिवाइज करें सो दैट आपकी इतनी सारी चीज़ें हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।